नमस्कार, सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से हम इस श्रृंखला के साथ में आपके साथ में जुड़े हैं। पीईओ मंडई ग्रुप पर ये जो ऑनलाइन क्लास है अब तक चल रही थी, बीच में कुछ कारणों से हमने बीच में क्लासें नहीं हो पाई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। अभी आज से फिर वापस क्लासें इनको लगातार करने की सोच रहे हैं। तो आज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे समास। समास हिंदी में जो हम पढ़ते हैं, संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसी अंतर को ही ध्यान में रख करके हमारे को इसमें समास को पढ़ना है। हालांकि जो हिंदी का जो समास है वो संस्कृत के बाद में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए वो सुविधा की दृष्टि से और ज़्यादा भेद बता करके पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मूल रूप से समास जो है वो किस प्रकार है, ये हमारे को इस क्लास में पढ़ना है। आइए हम अभी इस कक्षा में इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, समास की जो संस्कृत में परिभाषा है वो है समसनम समासः। समसनम समासः अर्थात समसनम का मतलब होता है संक्षेप। किसी भी बात को जो विस्तार से कही होती है उसको संक्षेप में कहना, यानी संक्षेप करना ही समास है। अर्थात दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनको संक्षेप में करना, मिलाना, मिला करके एक नया पद जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक, जो समास जिस पद में हो रखा होता है उसको हम कहते हैं समस्त पद। तो समस्त पद में पुनः जो उसके बीच में जो विभक्ति इत्यादि जो आए हुए होते हैं, उन वापिस से उन विभक्ति इत्यादि को लगा करके उनको तोड़ना, टुकड़े करना, अलग अलग करना, वो कहलाता है आपका समास विग्रह। तो जिस प्रकार संधि यानी मिलाना, संधि विच्छेद यानी तोड़ना, उसी प्रकार समास समस्त पद यानी एक करना, संक्षेप करना, और समास विग्रह यानी जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग करना, यह आपका समास विग्रह। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि समास की परिभाषा हम यही कह सकते हैं कि समसनम समासः, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। मूल रूप से इस समास के चार जो भेद है बताए गए हैं। अभी हम इसे क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसके लिए जो हम ये समास पढ़ रहे हैं ये बराबर आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेष करके 10वीं क्लास के जो भैया है वो इसको विद्यार्थी है वो बहुत ध्यान से पढ़ें। समास जो है आपके इसमें चार भेद है। चार भेद है वो है पदों की प्रधानता के आधार पर। हम कह रहे हैं कि दो पदों को समास मिलाता है, तो दो पदों में से जो पद बन रहे हैं, अलग अलग पद बन रहे हैं, उनकी प्रधानता के आधार पर इसके जो है वो चार भेद किए हुए हैं। पहला है आपके अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपके तत्पुरुष समास। तीसरा है आपके बहुव्रीहि समास। और चौथा आपके द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो ये जो चार भेद है, इन चारों भेदों को समास के पदों की प्रधानता के आधार पर किया गया है कि ये किस प्रकार से पदों की प्रधानता होती है, ये हम देख रहे हैं। तो पहला जो है वो हम कहते हैं कि भाई जब दो पद होते हैं, ये प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरा पद होता है बाद वाला पद, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं व्याकरण की भाषा में। पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो पद बने। अब हो सकता है ये एक समास में पूर्व पद प्रधान हो, एक समास में उत्तर पद प्रधान हो, एक समास में दोनों ही पद प्रधान हो, एक समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं हो। इसी आधार पर ही इसके चार भेद किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये चार भेदों में से कौन से भेद के लिए कौन सा पद प्रधान है, इसको हमारे को ध्यान से देखना है, याद रखना है। यही हिंदी में हम पढ़ते हैं तो हम दो भेद और पढ़ते हैं, 6 प्रकार के समास के भेद पढ़ते हैं। उन दोनों भेदों का जो उत्पत्ति है वो एक मात्र इसी समास से है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय समास का एक भेद होता है आपके
कर्मधारय समास का दूसरा भेद है आपके द्विगु समास। द्विगु समास तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में तो हम 6 पढ़ते हैं, इसमें 4 ही कैसे है, 2 समास गायब नहीं, गायब नहीं हुए, तत्पुरुष समास में ही इनका समावेश है। इसलिए अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये जो अभी हम समास पढ़ रहे हैं इसमें पहला जो भेद है वो आपके है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद प्रधान इस अव्ययी भाव समास में हम कह रहे हैं कि या तो पहले वाला पद होगा या बाद वाला पद होगा। तो पहले वाला पद है उसको हम कह रहे हैं पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास में। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। और दूसरी बात इसमें यह है कि पूर्व पद जो है वो प्रधान तो होता है लेकिन वो अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय। इससे पहली क्लासों में हमने अव्यय के बारे में पढ़ा था कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्यय। अर्थात जो सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में समान रूप से रहता है वो अव्यय है, यानी अपरिवर्तित रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, वो अव्यय है। तो ऐसे जो अव्यय है वो हमें उपसर्ग के रूप में भी अव्ययों को पढ़ने को मिलता है। अव्ययों के भेद हमने पढ़े थे। तो ये जो अव्यय है ये पूर्व पद इसका जो होता है वो अव्यय होता है। और जब पूर्व पद और बाद वाला पद यानी उत्तर पद दोनों मिल जाते हैं तो समस्त पद है वो भी अव्यय का भाव करवाता है। इसलिए इस समास का नाम ही क्या है? अव्यय भाव समास। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत में ये अव्यय भाव समास किस प्रकार काम करता है। यहाँ देखिए पहला पद है, समस्त पद है उपग्रामम। समस्त पद है उपग्रामम। तो उपग्रामम में 2 पद है, एक तो है उप और दूसरा है ग्रामम। तो यहाँ पर उप जो है ये उपसर्ग भी है और उप ही अव्यय है। तो उप उपसर्ग यहाँ पर क्या अर्थ देता है, किस अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है? वो है समीप अर्थ में। समीप यानी पास में, निकट में, नजदीक में, इस अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। अब ये कह रहे किसके समीपम? तो कह रहे गांव के समीपम। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गांव के समीप में ऐसा होगा। तो ग्रामस्य समीपे, यहाँ गांव की कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि गांव इसका बाद वाला पद है। पूर्व वाला पद है वो है अव्यय। तो इसमें इस अव्यय पद के अर्थ की जो प्रधानता है वो है समीप अर्थ में। तो यहाँ पर इस पद में समीप अर्थ की प्रधानता है। इसी प्रकार आप दूसरा समस्त में देखिए लिखा है निर्जनम। निर्जनम। अब यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो है जन्म और दूसरा है निर। तो जो पहला निर जो है वो इसमें अव्यय का काम कर रहा है, यही पद इसमें प्रधान है। अब ये निर इसी प्रकार आपकी निर्जनम जनानाम अभाव, यहाँ अभाव अर्थ की प्रधानता है। इसमें है आपकी अगला है अनुरथम। अनुरथम में ये जो अनुरथम शब्द है ये अनु जो यहाँ पर अव्यय भाव समास में यहाँ पर अनु कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर अनु जो है वो पश्चात यानी बाद में, इस अर्थ में अनु प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि रथ के पीछे कोई चल रहा हो तो वो अनुरथम। आपके काम को कोई पीछे बाद में और करता है तो उसको हम कहते हैं अनुकरणम। तो यहाँ रथस्य पश्चात यानी रथ के बाद में, तो यहाँ पश्चात अर्थ की है वो प्रधानता है। उपसर्ग तो यहाँ अवयव जो है वो अनु हुआ है, लेकिन यहाँ अनु पश्चात अर्थ की प्रधानता को बताता है। उसी प्रकार यह प्रतिगृहम। प्रतिगृहम यानी यहाँ जो प्रति है वो है अव्यय आपके, और गृहम है ये इसका बाद वाला पद है। पूर्व पद की प्रधानता, प्रति की प्रधानता। अब प्रति किस अर्थ में? प्रति का मतलब प्रत्येक अर्थ में, तो यहाँ प्रत्येक अर्थ की प्रधानता है। तो कैसे? गृहम गृहम प्रति यानी प्रत्येक घर को गृहम गृहम प्रति। ऐसे अगर शब्द होता प्रतिदिनम तो दिनम दिनम प्रतिम, प्रत्येकम तो एकम एकम प्रति। ऐसे आपको समास विग्रह करना है। आगे देखिए यथा शक्तिम। यथा शक्तिम
तो यथा इसमें जो है वो है आपके अव्यय और इसी पद की प्रधानता है। ये सक्तिम शब्द के जात में जोड़ा हुआ, तो पूरा शब्द यह अव्यय भाव का बोध कराता है, लेकिन यहाँ सक्तिम की प्रधानता नहीं होकर के यथा जो है वो अनतिक्रम को बताता है। यहाँ तीन शब्द जुड़े हुए, एक तो है अतिक्रम, अतिक्रम का विलोम शब्द होता है अनतिक्रम, तो यहाँ इस सक्तिम अनतिक्रमे की प्रधानता है और ये बताता है कि जितनी हो उतनी शक्ति के अनुसार सक्तिम अनतिक्रमेय, यानी शक्ति के अनुसार अपनी जितना हो सके उतनी, तो ये है यथा सक्तिम, ये इसका समस्त पद बनता है, ये इसका विग्रह है। फिर आपके सचक्रम, सचक्रम यहाँ जो ये स है ये आपके उपसर्ग और अव्यय है और इसी की प्रधानता है चक्रम शब्द के ज्यादा, तो यह है चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम, तो ये सहित अर्थ की यहाँ पर प्रधानता देते हैं, यानी साथ में, चक्र के साथ में, सचक्रेण सहितम। ऐसे सपरिवारम तो परिवारेण सहितम, परिवार के साथ में, तो ऐसे आपका ये है जो अव्ययभाव समास बनता है। मूल रूप से आपके अव्ययभाव समास में ये जो उपसर्ग है इनको याद रखें, इनसे मिलते जुलते जो शब्द है ऐसे उदाहरण आप किताब में देख करके और उदाहरणों को ढूंढ के कर सकते हो। फिर आपके दूसरा और तीसरा बहुब्रीहि समास, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये थोड़े विस्तार पूर्वक है इसलिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा है आपके द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास को हम आज पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा है उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के जो अर्थ है वो भी प्रधान होते हैं, इसलिए कह रहे उभय का मतलब है दोनों, पूर्व और उत्तर दोनों पद, तो उभय का मतलब दोनों पदार्थ पद के अर्थ प्रधान द्वंद्व, दोनों पदों के अर्थ प्रधान हो, अर्थ की प्रधानता हो, वो द्वंद्व समास है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि द्वंद्व शब्द में भी दोनों तरफ द्वंद्व है, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, बराबर हो, तराजू के पलड़े की तरह दोनों पद बराबर हो, ऐसा उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, ये इसकी परिभाषा है। उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पद प्रधान कैसे है? अब जब इसमें मान लो हम कह रहे हैं कि दो पद तो होंगे ही होंगे, तो दोनों पदों को जब हम मिलाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो द्विवचन में चला जाएगा, क्योंकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, तो जो दो होंगे वो तो द्विवचन में होंगे, समस्त पद में द्विवचन हमारे को देखने को मिलेगा, इसका मतलब दो है। यहाँ आप देखिए इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण इसका है राम लक्ष्मणौ। हम जानते हैं कि राम और लक्ष्मण दो भाइयों की जोड़ी है, अब दो भाई है इसलिए इसमें द्विवचन, समस्त पद में द्विवचन हो गया राम लक्ष्मणौ। तो यहाँ हमारे को नाम से ही पता चल रहा है कि राम लक्ष्मणौ, तो राम और लक्ष्मण दो तो है, तो दो इसका जो विग्रह होगा वो कैसे होगा कि रामश्च लक्ष्मणश्च। ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है, च का मतलब हिंदी में होता है और, संस्कृत में चार थे द्वंद्व, ऐसा भी इसकी परिभाषा की जाती है कि च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, यानी और जहां प्रयुक्त होता है। ऐसे राम लक्ष्मण ऐसा भी कर सकते। अगर मैं यहां ये करता कि रामऊ करता तो मैं इसका विग्रह जब करता तो मैं ये करता कि रामश्च रामश्च, एक राम दूसरा राम, दोनों राम मिल गए तो रामऊ द्विवचन में। ऐसे देखिए आप ये पितरऊ, पितरऊ में यहाँ आप दो शब्द नहीं है, लेकिन ये पितर जो शब्द है ये दो जनों को इंगित करता है, माता और पिता दोनों को, इसलिए पितरऊ जो ये द्विवचन में समस्त पद हो गया। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो माता च पिता च, माता और पिता, ये च जो है और अर्थ में तो माता च पिता च, ये आपको देखना है पितरऊ शब्द में। ऐसे अगर यहाँ पर मातरऊ होता तो भी माता च पिता च ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। द्विवचन में दो है इसलिए द्विवचन में। अब देखो अगर दो से ज्यादा, हम इसकी परिभाषा में बोलते हैं कि दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक अगर पद होते तो उनको जब हम समस्त पद करते तो कैसे समास होता है ये हम देखते। तो यहाँ देखो एक शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है धर्मार्थ काम मोक्षाः, बहुवचन हो गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाः। यहाँ पर जो चार पुरुषार्थ है उनको एक साथ में बता रहे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
ये चारों जो पुरुषार्थ है, अगर इनको एक साथ में कहना है तो धर्मार्थ काम मोक्षाः। अभी हमने कह दिया कि ये समस्त पद है, तो इसका विग्रह क्या होगा कि धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च और मोक्षश्च, ये चारों पुरुषार्थ इसमें आए। ठीक उसी प्रकार देखो वसंत ग्रीष्म शिशिराः, अब ये तीन है तो तीन भी होंगे तो भी बहुवचन में जाएंगे। तो वसंत ग्रीष्म और शिशिर ये तीनों ऋतुओं का बोध कराता है। तो वसंत ऋतु वर्षा ऋतु कहते हैं, ग्रीष्म गर्मी को, शिशिर सर्दी ऋतु। तो ये तीनों ऋतुएं जब एक साथ हमारे कहनी हो तो तीन है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वसंत ग्रीष्म शिशिराः। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो वसंतश्च ग्रीष्मश्च और शिशिरश्च, ये तीनों इस अर्थ में। तो बहुवचन में भी अब मान लो जैसे मैं यहाँ एक पद ही लिखता, मैं लिख देता रामाः, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, इसमें बहुवचन राम रामौ रामाः ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जब हम विग्रह करते तो रामश्च 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 ऐसे हम कर सकते। राम लक्ष्मण सीताः, तीन जनों को अगर हम एक साथ जोड़ देते तो उसका पीछे वाले इस पद में हमारे को बहुवचन लगाना है, तो पूरा पद जो है वो बहुवचन का बोध कराता है। इसका मतलब दो से ज्यादा की संख्या है। यहाँ पर ये बहुवचन है, इसका मतलब तीन राम होंगे। द्विवचन है तो इसका मतलब दो है। तो कम से कम दो पद होंगे, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तो एक साथ ऐसे जोड़िए। यहाँ पर आपको दो जो समास पढ़ा गए हैं, एक बार वापिस जो पूरा पढ़ा है आज हमने उसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था समासः, समास का जो परिभाषा है संस्कृत में हुआ है समसनम समासः। समसनम समास, समसनम शब्द का अर्थ होता है संक्षेप में करना ही समास है। दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में करना समास। अब पदों की प्रधानता होती है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। दो पद तो कम से कम है, तो पूर्व पद और उत्तर पद इनको हम देखते हुए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार जो भेद किए जाते हैं, उसमें पहला भेद है विभाव, फिर तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के ही दो भेद और होते हैं, उसको हम हिंदी में जोड़ करके पढ़ते हैं, जो सह समास होते हैं। इसमें कर्मधारय और द्विगु समास इसके भेदों में है। फिर हमने आज अव्ययभाव समास को प्रारंभ किया, तो इसमें कह रहे पूर्व पद प्रधान। तो पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है या पूर्व पद जिसमें अव्यय होता है वो अव्ययभाव समास कहलाता है। पहला वाला पद सभी में अव्यय है या उपसर्ग के है, जिस उपसर्ग के रूप में जो अव्यय आए हैं वो जब किसी पद के साथ में जुड़ते हैं तो पूरे पद को अव्यय भाव जैसा बोध कराते हैं, अव्यय बनाते हैं। ये उनके जो है वो विग्रह है। फिर हमने पढ़ा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चार थे, द्वंद्व या उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, दोनों पदों की जिसमें प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास है। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, माता च पिता च, तो माता पितरौ। ये आपको शब्द बता दें कि माता और पिता जो शब्द है ये संस्कृत में मूल प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। इनके मूल जो शब्द होते हैं वो होते हैं मातृ और पितृ। वो मातृ और पितृ शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में माता और पिता बनते हैं, तो माता च पिता च। फिर आपके बहुवचन के जो शब्द है इसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। हम कह रहे कि दोनों पद प्रधान है, लेकिन दो से ज्यादा पद होंगे तो इनमें वो सारे पदों की प्रधानता वो बराबर होगी। जैसे देख रहे हैं हम धर्मार्थ काम मोक्ष, यहाँ चार पद है, चार पुरुषार्थों को बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये बहुवचन में आ गए। फिर है वसंत ग्रीष्म शिशिराः, ये भी बहुवचन में है, आपकी तीनों ऋतुओं को बता रहा है। तो वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च, इस प्रकार। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।